नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रूपी टू रिच 100 डेज फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में। आज का हमारा डे 13 का विषय है नॉमिनी वर्सेस लीगल हेयर। है ना। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नॉमिनी ही एसेट का ओनर होता है, लेकिन असलियत जो है वो कुछ और है। और आज हम इस भ्रम को दूर करेंगे और जानेंगे कि लीगल हेयर और नॉमिनी में क्या फर्क है। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि लगभग 90% लोग यही मानते हैं कि नॉमिनी ही एसेट का ऑनर है, यानी एसेट का मालिक बन जाता है। लेकिन नॉमिनी अक्सर एक ट्रस्टी होता है। इसी कारण से हजारों केस कोर्ट में आ जाते हैं, परिवारों में झगड़े होते हैं और पैसों तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। इसीलिए आज का जो टॉपिक है, ये चाहे आप मेरे कस्टमर हैं, चाहे आप एडवाइजर हैं, ये आपको जानने के लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि लीगल हेयर क्या है, नॉमिनी क्या है। डिफरेंट केस स्टडीज पे आज हम बात करेंगे और उनसे एक सीख लेंगे, ताकि समाज में हम अवेयरनेस को, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा सके और अपने ही पैसों तक पहुंचने में हमारे ही परिजनों को ज्यादा वक्त ना लगे, उसके लिए एक सही योजना बनाएं, सही निर्णय लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। उससे पहले रिक्वेस्ट है, ये एफबी पेज फॉलो ना किया हो या ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस 100 डेज फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा दोस्तों। राइट। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फ्रेंड्स। माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी, एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रुद्र फिंसर्व हब एंड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। एंड पिछले 12 वर्षों से भी अधिक अनुभव मुझे इस फील्ड में एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर हो चुका है। एंड 4 वर्षों से भी अधिक समय मुझे एज अ फाइनेंशियल कोच हो चुका है, जिसमें मेरा सौभाग्य है कि 15,000 से भी अधिक एडवाइजर से मैं आज तक कनेक्ट हो पाई हूँ। तो ये थी मेरी इंट्रोडक्शन दोस्तों। डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि आज का जो ये वीडियो है, ये एजुकेशन पर्पज से है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी जरूर सलाह लीजिएगा दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है, ये क्यों हर इंडियन फैमिली के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि 90% लोग मिसकंसेप्शंस के साथ जी रहे हैं कि नॉमिनी जो है ये ऑटोमेटिकली ओनर बन जाता है एसेट का। 65 से भी अधिक प्रतिशत परिवारों में डिस्प्यूट चलते हैं और कोर्ट में केसेस पड़े हैं इसी नॉमिनेशन कंफ्यूजन से। और इसी के कारण 3 से 5 वर्षों से भी अधिक समय लग जाता है इनहेरिटेंस को, इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में। है ना। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम इन डिस्प्यूट्स को रोक सकते हैं, कैसे इस मिसकॉन्सेप्शंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आइए समझते हैं कि ये नॉमिनी क्या है और लीगल हेयर क्या है ना। तो नॉमिनी दोस्तों ये ऑनर नहीं होता, ये ट्रस्टी होता है। A trustee who temporarily receives money or asset on behalf of the rightful heirs. Think of them as a caretaker, not an owner. तो लॉज के अकॉर्डिंग जो नॉमिनी है वो ट्रस्टी है, पैसे की रखवाली करने वाला इंसान है। ये जरूरी नहीं है कि उसी का हक है उन पैसों पर। और ये मैंने मेरे करियर में क्लेम सेटलमेंट्स में भी देखा है। जबकि लीगल हेयर कौन है? लीगल हेयर जो है ये राइटफुल सक्सेसर है। इंडियन लॉ के अनुसार ये राइटफुल सक्सेसर है, जिनका इनहेरिट एसेट्स पर पूरा हक है। यानी चाहे नॉमिनी कोई और हो, लेकिन फिर भी उस पैसे पर इनका पूरा हक बनता है। ठीक है। इसके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट वर्क करता है। ठीक है। अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग एक्ट है, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सक्सेशन गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है कुरान के अकॉर्डिंग, एंड इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जो डिपेंड करता है कि आपका रिलीजन क्या है दोस्तों। है ना। नाउ आइए समझते हैं कि नॉमिनी कैसे फंक्शन करता है। अलग अलग एसेट क्लासेस में नॉमिनी का रोल क्या है।
तो यदि बैंक अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट के बात करें तो बैंक अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट के केस में नॉमिनी जो है ये कस्टडियन है, जिसे फंड मिलता है, लेकिन इस फंड को उसे लीगल हेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ना। तो बैंक जो है इसमें आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करती है, जो क्लैरिफाई करता है कि नॉमिनी आर नॉट ऑटोमेटिक ओनर्स। अगर शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड की बात करें तो नॉमिनी जो है शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में एज अ केयर टेकर है, जो इस फंड को लीगल हेयर्स तक ट्रांसफर करेगा, है ना, किसका ओनरशिप राइट का ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे भी ये ऑनर्स तो नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है यही एक ऐसी जगह है जो स्पेशल केस है। स्पेशल केस है जिसमें बेनिफिशियल नॉमिनी होते हैं आपके स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, है ना, जो ऑनर बन सकते हैं, वाइल दूसरे जो हैं वो ट्रस्टी हैं अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अकॉर्डिंग। और इसमें मैंने लाइव में, मेरी लाइफ में भी एक केस देखा हुआ है। सो ये कह ही सकते हैं कि दैट नॉमिनी इज बेनिफिशियरी, लेकिन जो लीगल है वो अपना क्लेम उस पर कर सकते हैं। रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी में nomination has no legal validity in property, है ना, बिकॉज सक्सेशन लॉ एंड रजिस्टर विल जो है इसमें ओनरशिप ट्रांसफर करती है दोस्तों। तो ये अलग अलग एसेट क्लास में नॉमिनी क्या है ये आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि क्या राइट्स बनते हैं। ओके, इंश्योरेंस लॉ में भी दो प्रकार के नॉमिनी एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला है वो बेनिफिशियल नॉमिनी। बेनिफिशियल नॉमिनी कौन होते हैं? आपके पति पत्नी, है ना, या स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट्स जो हैं, ये आपके बेनिफिशियल नॉमिनी होते हैं इंश्योरेंस लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, इनके राइट्स क्या हैं? ये एक्चुअल ऑनर होते हैं इंश्योरेंस प्रोसीड्स के। और लीगल बैकिंग इसमें कौन सा लगता है? इंश्योरेंस एक्ट 1938 का सेक्शन 39 इन्हें बेनिफिशियल नॉमिनी कहता है। और दूसरे प्रकार के जो इंश्योरेंस लॉ में नॉमिनी होते हैं वो है कलेक्टर नॉमिनी। कलेक्टर नॉमिनी कौन होते हैं? कोई भी अदर पर्सन, जैसे सिबलिंग है, फ्रेंड्स है, एटसेट्रा। तो इनके राइट्स क्या है? ये भी एज ए ट्रस्टी वर्क करते हैं। अगर इन पर क्लेम किया किसी लीगल हैंड ने तो इन्हें इस फंड को लीगली देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। लीगल बैकिंग इसमें एब्सोल्यूट ओनरशिप ये क्लेम नहीं कर सकते, राइट। तो याद रखिए, यदि आप किसी पॉलिसी में इस प्रकार से ऐड किए गए हैं तो आपके पास असाइनमेंट होना चाहिए, राइट। आपने किसी को पैसा उधार दिया और किसी ने आपको नॉमिनी में रखा है, राइट, आप कलेक्टर नॉमिनी है, तो उस पॉलिसी का असाइनमेंट जरूर करवाएं, राइट। ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। आइए केस स्टडी से समझते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनेशन डिस्प्यूट कैसा हुआ। एक सिचुएशन लेते हैं कि मिस्टर अनिल कुमार दिल्ली में जो रहते हैं, उनकी 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी था। उन्होंने अपने भाई सुरेश को नॉमिनी चुना, है ना, ये सोचते हुए कि क्विक क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन जब अनिल जी की मृत्यु हुई 2019 में, सुरेश जी ने पूरा अमाउंट क्लेम कर लिया, है ना। लेकिन अनिल की जो वाइफ थी प्रिया और दो बच्चे, इन्होंने इस क्लेम को चैलेंज किया कोर्ट में, राइट। कोर्ट का डिसीजन क्या आया? कोर्ट का डिसीजन ये आया कि जो भाई सुरेश जी हैं वो डीम टू बी कलेक्टर नॉमिनी, नॉट बेनिफिशियल नॉमिनी थे। मैंने आपको बताया दो प्रकार के नॉमिनी, बेनिफिशियल एंड कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सुरेश जी का जो रोल है वो कलेक्टर नॉमिनी का है, बेनिफिशियल नॉमिनी का नहीं है। और कोर्ट का फैसला क्या आया कि जो 50 लाख रुपए थे वो बच्चे और पत्नी में, यानी लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। की लर्निंग क्या मिली इस केस से? कि नॉमिनेशन यानी ऑनरशिप नहीं होता दोस्तों, एक्सेप्ट फॉर द बेनिफिशियल नॉमिनी। और बेनिफिशियल नॉमिनी होते हैं आपके लीगल हेयर्स, आपके पति पत्नी, बच्चे और माता पिता, राइट। तो ये इंश्योरेंस में इस प्रकार से वर्क करता है। दूसरी केस स्टडी हम करते हैं बैंक फिक्स डिपॉजिट कंफ्यूजन की। बैकग्राउंड है कि मिस्टर मिसेस भारती शर्मा जो है मुंबई से, उन्होंने 25 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट रखी थी और उनके बड़े बेटे रोहित को नॉमिनी रखा गया था उस एफडी में, ठीक है, एंटायर अमाउंट में। इनिशियल क्लेम जो है ये मिसेस शर्मा की डेथ के बाद रोहित को मिला, है ना। बैंक ने रोहित को अप्रोच किया और एफडी का अमाउंट नॉमिनी को सेटल किया।
लेकिन मिसेस भारती जी को एक और बेटी भी थी, और उनकी बेटी नेहा ने केस फाइल किया इस अमाउंट को क्लेम करने के लिए, है ना, एज एन लीगल हेयर, क्योंकि बच्चे भी लीगल हेयर है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, अधिकार तो समान है। कोर्ट का वर्डिक्ट क्या हुआ? रोहित वाज ऑर्डर्ड टू शेयर द अमाउंट इक्वली विद हिज सिस्टर एज पर हिंदू सक्सेशन लॉ। हिंदू सक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग रोहित जी को अपनी बहन नेहा जी के साथ इस अमाउंट को शेयर करना पड़ा। इस केस से क्या लेसन मिलता है कि बैंक जो है वो अमाउंट नॉमिनी को कन्वीनियंस के लिए पे करती है, लेकिन लीगल हेयर के पास ओनरशिप रिटेन करने का राइट होता है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो दोस्तों। एक और केस स्टडी लेते हैं डिमेट अकाउंट एंड म्यूचुअल फंड कंफ्यूजन की। इसमें बैकग्राउंड में मिस्टर राजेश पटेल जो है, उन्होंने अपनी वाइफ सुनीता को उनके डिमेट अकाउंट में 15 लाख रुपए के शेयर के लिए एंड 10 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनी रजिस्टर किया था। डिस्प्यूट क्या हुआ कि राजेश जी की मृत्यु के बाद उनके दो बच्चों ने, है ना, जो उनकी फर्स्ट मैरिज से थे, है ना, उन्होंने सुनीता जी के अगेंस्ट एंटायर पोर्टफोलियो पे क्लेम किया। सेबी की पोजीशन क्या आई, सेबी का क्या रोल आया, क्या डिसीजन आया कि नॉमिनी सुनीता वाज डीम्ड टू बी केयर टेकर, एसेट्स had to be distributed among all the legal heirs including step children। तो जो मिस्टर राजेश जी के पहले पत्नी के भी दो बच्चे थे, उन्होंने जब केस किया तो सुनीता जी को वो जो अमाउंट है उनके लीगल हेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। अगेन यहां से भी प्रूफ होता है दैट नॉमिनी इज नॉट जस्ट ओनर ऑफ दैट एसेट, है ना। क्रिटिकल इनसाइट क्या आया? इवन स्पाउस नॉमिनेशन डजंट गारंटी कंप्लीट ओनरशिप इन द इन्वेस्टमेंट। सो अ प्रॉपर विल, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप प्रॉपर विल बनाइए कंबाइंड विद नॉमिनेशन प्रोवाइड्स द बेस्ट प्रोटेक्शन। और अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि अपनी विल नहीं बनाते, और इसीलिए आज का जो सेशन है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मेरे बहुत सारे एडवाइजर भाई बहनों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कई बार हमारे फाइनेंशियल करियर की में हम देखते हैं कि क्लेम सेटलमेंट्स में कई केसेस लगते हैं, और यदि हम पहले से ही हमारे क्लाइंट्स को ठीक से प्रिपेयर कर दें तो शायद वही पैसा दिलाने के लिए 3 से 5 साल भी नहीं लगे, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी को पैसा लेट मिले, है ना। और मैंने खुद ने मेरे करियर में ये एक्सपीरियंस किया है, एक क्लेम 1 साल डिले हुआ था इसी डिस्प्यूट के कारण दोस्तों, राइट। आगे देखते हैं कि मिथ्स क्या चलते हैं मार्केट में नॉमिनी को लेके। सबसे पहला मिथ है कि नॉमिनी ऑटोमेटिकली बिकम्स ओनर, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है? नॉमिनी आर जनरली ट्रस्टी, ये सिर्फ ट्रस्टी केयर टेकर है, एक्सेप्ट बेनिफिशियरी नॉमिनी। सिर्फ बेनिफिशियरी नॉमिनी ही ऐसे होते हैं, यानी मैं अगेन रिपीट करती हूँ, पति पत्नी बच्चे माता पिता, ओके, जो फर्स्ट नॉमिनी में माने जाते हैं, और उन्हीं का इंश्योरेंस क्लेम पे हक होता है। मिथ नंबर 2 कि बैंक और फंड जो हाउसेस जो है इनका डिसीजन फाइनल होता है, ये भी मैंने आपको केस स्टडी से बताया कि ये भी गलत है। लीगल हेयर जो है इस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उनके राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। नंबर 3, हैविंग अ नॉमिनी मीन्स नो विल नीडेड, यानी आपने कहीं पर भी नॉमिनी रजिस्ट्रेशन किया यानी आपको विल बनाने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन ये भी गलत है दोस्तों, विल क्लियरली डिफाइन करती है डिस्ट्रीब्यूशन को कि मेरी कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा हक, कौन सी पॉलिसी किससे मिलनी चाहिए। इसका भी एक बहुत अच्छा केस मैंने हैंडल किया हुआ है मेरे करियर में, और उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला दोस्तों। तो वहां पे विल के कारण एक बेटी को अपनी पूरी जो हक थी संपत्ति पे वो मिली, नहीं तो और कोई गमन कर जाता उसका, ठीक है। तो विल बनाना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे हम जो भी है इस मिसकॉन्सेप्शन को डिलीट करते हैं, एंड हम लोगों को सही जानकारी और सही एडवाइस देंगे दोस्तों। लीगल हेयर की आइडेंटिफिकेशन भारत में कैसे है आइए समझते हैं, क्योंकि इसमें सक्सेशन लॉ लगता है। सबसे पहला हिंदू सक्सेशन लॉ है। हिंदू सक्सेशन लॉ में क्लास 1 हेयर्स आपके होते हैं स्पाउस, चिल्ड्रन, यानी सन एंड डॉटर जिसमें इक्वली डिवाइडेड है, मदर इक्वल शेयर मिलती है, एंड हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जिन जैन्स के लिए ये हिंदू सक्सेशन एक्ट वर्क करता है। दूसरा, इसी में हिंदू सक्सेशन लॉ में प्रॉपर्टी
राइट्स होते हैं। तो डॉटर्स के पास है ना, यानी बेटियों के पास इक्वल इनहेरिटेंस राइट है सिंस 2005 अमेंडमेंट, 2005 का जो अमेंडमेंट आया प्रॉपर्टी राइट में, उसमें बेटियों का भी आपकी प्रॉपर्टी में पूरा समान अधिकार होता है बेटों की तरह ही। दूसरा जो लॉ है मुस्लिम पर्सनल लॉ है, जो कुरानिक शेयर्स के अकॉर्डिंग है। फिक्स शेयर्स फॉर स्पाउस 1/8 और 1/4, चिल्ड्रन 2/3 ऑफ रिमाइंडर एंड पेरेंट्स, है ना। तो यहाँ पे फिक्स शेयर दिया हुआ है कुरान के अकॉर्डिंग। जेंडर रूल्स क्या है, सन्स टिपिकली गेट ट्वाइस द शेयर ऑफ डॉटर, राइट। इंडियन सक्सेशन एक्ट है, ये क्रिश्चियंस, पेरिस, जूस एंड दो जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर जिन्होंने शादी की है उनके लिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन 1/3 टू स्पाउस होता है, 2/3 डिवाइडेड अमॉन्ग्स दी चिल्ड्रन इक्वली। ओके, तो ये सक्सेशन लॉ हैं जो इंडिया में वर्क करते हैं, ओके, लीगल हेयर्स के लिए। कंप्लीट सॉल्यूशंस क्या है हमारी इंडियन फैमिली के लिए इन केसेस से, हमने क्या देखा कि सबसे पहली चीज कि आपको कॉम्प्रहेंसिव विल क्रिएट करनी चाहिए, आपको ड्राफ्ट बनाना चाहिए लीगली वैलिड विथ स्पेसिफाई कि किसे क्या मिलना चाहिए। और इसे टाइम टू टाइम, जब भी आपकी एसेट बढ़ती है तो टाइम टू टाइम इसे अपडेट भी करवाना चाहिए, है ना। मेजर लाइफ इवेंट्स के बाद किसी की डेथ हुई, किसी का न्यू बोर्न हुआ, तो इसे अपडेट करवाना चाहिए जिससे आपकी फैमिली में डिस्प्यूट ना हो और आपके जाने के बाद भी आपका परिवार संगठित रहे। नंबर 2, अपडेट नॉमिनी डिटेल्स रेगुलरली, है ना। आपकी हर फाइनेंशियल अकाउंट में, चाहे बच्चे का जन्म होता है, चाहे शादी होती है, चाहे डेथ होती है, आप कंसिस्टेंटली हर प्लेटफॉर्म पे अपने नॉमिनी जरूर रजिस्ट्रेशन करें। नंबर 3, यूज बेनिफिशियल नॉमिनेशन इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी को नॉमिनी ना बनाए, हो सके तो स्पाउस, चिल्ड्रन या बच्चों को, पेरेंट्स को ही अपना नॉमिनी बनाए, क्योंकि ये इनकी ओनरशिप राइट सबसे पहले आते हैं। अगर किसी और को बनाना है तो असाइनमेंट का प्रोसेस जरूर करें, ताकि वो पर्सन भी इन फ्यूचर हैरान ना हो और उसको कोर्ट में लीगली चैलेंज ना फेस करने पड़े। नंबर 4, कंसीडर जॉइंट ओनरशिप। जो भी अकाउंट आप ओपन करें, आइदर और सर्वाइवर या फॉर्मर और सर्वाइवर क्लोज के साथ ओपन करें, जिससे आपके जो लीगल राइट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर आप कोई अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर या सर्वाइवर, जिससे जो राइट्स हैं उनको मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर 5, एस्टैब्लिश फैमिली ट्रस्ट। अगर आप HNI हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, 5 करोड़ से अधिक की एसेट्स है आपके पास, तो आपको ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए, यानी ट्रस्ट बनाना चाहिए। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल शुड कंसीडर क्रिएटिंग फैमिली ट्रस्ट फॉर टैक्स इफिशियंसी एंड स्मूथ सक्सेशन प्लानिंग अक्रॉस दी जनरेशन, जिससे परिवार में डिस्प्यूट ना हो और आपका फैमिली में जो एकता है वो बनी रहे। ओके, फाइनेंशियल एडवाइजर का इसमें क्या रोल आता है। सबसे पहली चीज, अपने क्लाइंट को एजुकेट करें, राइट। प्रोएक्टिवली एजुकेट क्लाइंट्स अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनी एंड लीगल हेयर्स ड्यूरिंग ऑन बोर्डिंग एंड एनुअल रिव्यूज। जब भी कुछ नई पॉलिसी, नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जरूर एजुकेट करें। डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी, है ना। इंश्योर करें कि जिस भी डॉक्यूमेंट में आप नॉमिनी डाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में, इंश्योरेंस पॉलिसीज में, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। ये क्लाइंट का क्या इंटेंशन है उसे ध्यान रखें। नंबर 3, एस्टेट प्लानिंग गाइडलाइंस जरूर दे, है ना। गाइड करे क्लाइंट को, प्रोफेशनल लीगल हेल्प लेनी चाहिए, विल्स बनानी चाहिए, और क्वालिफाइड एस्टेट प्लानिंग अटर्नीज को आप रेफर कर सकते हैं। डिस्प्यूट प्रिवेंशन पे ध्यान दें। इसे कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन, है ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, या आपने जो केसेस अपनी लाइफ में देखे, जैसे मैं बोल रही हूँ मैंने 2 केसेस ऐसे देखे जिससे बहुत कुछ मुझे सीखना मिला, तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए आप पहले से प्रिवेंशन लेकर के चले, राइट। क्योंकि पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। हमने ये चीजें सिर्फ मेरे ही करियर में नहीं, मैं आपको कई केसेस यहाँ पे बताऊंगी जिनसे हमने बहुत कुछ सीखने मिला। सबसे पहला केस था सरला वर्मा वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक का केस, जो 1988 में था, ठीक है। की रूलिंग क्या था, इंश्योरेंस नॉमिनी इज नॉट ऑटोमेटिकली द ओनर अनलेस दे आर बेनिफिशियल नॉमिनी। इम्पैक्ट क्या आया,
डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉमिनी एंड लीगल हेयर में इंश्योरेंस में मैटर करता है, ये डिस्टिंक्शन। ठीक है। दूसरा केस हमने देखा, ये रियल लाइफ केस है दोस्तों, सरबती देवी वर्सेस उषा देवी, 1984 का केस है। इसमें क्या की रूलिंग थी कि नॉमिनेशन डज नॉट कॉन्फर एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑन नॉमिनी। इम्पैक्ट क्या आया, क्लैरिफाई किया गया कि नॉमिनी जो है वो ट्रस्टी हैं, ये ऑनर नहीं है इन मोस्ट ऑफ केसेस जहां तक बेनिफिशियल नॉमिनी ना हो। तीसरा केस हमने क्या देखा, मधुकर वर्सेस संग्राम, 2019 का केस है ये। बैंक नॉमिनी मस्ट डिस्ट्रीब्यूट फंड टू लीगल हेड्स एज पर सक्सेशन लॉ। इम्पैक्ट क्या आया कि री इन्फोर्स दैट बैंकिंग नॉमिनेशंस आर फॉर कन्वीनियंस नॉट फॉर ऑनरशिप ट्रांसफर, राइट। तो यहां से इन केसेस से हमने देखा कि वाकई में कि नॉमिनी जो है ये ऑनर्स नहीं होते किसी भी केस में, है ना। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, मिस्टर शर्मा फैमिली की सक्सेस स्टोरी, है ना, कि कैसे हम अपना विल या नॉमिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि मिस्टर विकास शर्मा जिनकी 45 ईयर एज है, एक आईटी कंपनी में वर्क करते हैं और एनुअली इनका पैकेज 18 लाख का है। ठीक है, एक केस स्टडी रियल लाइफ कैसे आप कर सकते हैं वो बता रही हूँ। आफ्टर कंसल्टिंग अस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया जिसमें वाइफ को एज अ बेनिफिशियल नॉमिनी ऐड किया। 25 लाख म्यूचुअल फंड एसआईपीज में उन्होंने वाइफ के साथ ज्वाइन कर ली, ताकि जब भी क्लोज हो तो आइदर सर्वाइवर हो जाता है, राइट्स वाइफ को ट्रांसफर हो जाएंगे। 40 लाख बैंक डिपॉजिट में आइदर और सर्वाइवर अकाउंट कर दिया, उसमें भी ऐसा हो गया कि भगवान न करे उन्हें कुछ हुआ तो वाइफ को राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड कम्प्रहेंसिव विल बना दी उन्होंने, रजिस्टर कर दिया, एंड जिसे वो हर साल अपडेट करते हैं कि मेरी किस प्रॉपर्टी पे, किस चीज पे किसका हक रहेगा। रिजल्ट क्या, कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई विद जीरो इनहेरिटेंस कॉम्प्लिकेशन फॉर देयर 2 चिल्ड्रन, राइट। उनके बच्चों के लिए कहीं डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, कहीं झगड़ा ना हो, इस प्रकार से पूरी विल क्रिएट करके रख दी उन्होंने, है ना। ट्रू कॉस्ट ऑफ पुअर प्लानिंग अगर आप यहाँ पे देखें कि आपने अगर अपनी विल विल नहीं बनाई या प्रॉपर नॉमिनेशन नहीं किया, तो यहाँ पे लीगल फीस की कॉस्ट जाती है, कोर्ट की कॉस्ट जाती है, इंटरेस्ट की लॉस जाती है, और फैमिली स्ट्रेस जो सबसे बड़ा क्रिएट होता है, पीस ऑफ माइंड चला जाता है दोस्तों, आपकी एकता चली जाती है, राइट। इसीलिए प्रॉपरली प्लानिंग जरूर करें। डिजिटल एसेट्स जो आजकल आए हैं, ये न्यू फ्रंटियर है ना। अब इनमें नॉमिनेशन कैसे वर्क करता है, कहाँ वर्क करता है, कहाँ नहीं करता, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्त के साथ जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बदल रहा है। जैसे अगर आप डिजिटल वॉलेट्स एंड यूपीआई रखते हैं, जैसे पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है ना, यहाँ पे बैलेंस नॉमिनेट नहीं किए जा सकते, राइट। सो क्रिएट करें, ऐसी लिस्ट क्रिएट करें डिजिटल अकाउंट्स की विद पासवर्ड फॉर फैमिली एक्सेस, राइट। क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स, तो क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स में भी कोई नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं होती, तो इसके लिए प्राइवेट कीज एंड एक्सचेंज पासवर्ड सिक्योरली बनाएं, और इन डिटेल्स को अपनी विल में मेंशन करें, है ना, इंस्ट्रक्शंस दे इसका, अपनी विल के ड्राफ्ट में इसे इंस्ट्रक्ट करें, राइट। ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए जैसे जीरोधा, अब स्टॉक्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स जो है वहां पे नॉमिनेशंस होते हैं, तो इंश्योर करें नॉमिनी को इन अकाउंट्स के बारे में पता हो, एंड उसकी एक्सेस प्रोसीजर क्या है वो भी आपको पता पता रहे, और उन्हें भी पता रहे, है ना। सो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन है जो अलग अलग प्रकार के एसेट क्रिएट कर सकती हैं, तो ट्रेडिशनल सक्सेशन लॉ इन्हें पूरी तरह एड्रेस नहीं करते, इसीलिए आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक कदम आगे रहें, ताकि आपकी एक एक पाई कभी भी वेस्ट ना जाए, आपके परिवार के काम आए, राइट। एसेंशियल प्रैक्टिकल चेकलिस्ट, हर इंडियन फैमिली को क्या रखनी चाहिए कि आपकी एसेट इन्वेंट्री कंप्लीट होनी चाहिए, राइट। यानी आप भी चाहते हैं एक एक्सेल शीट, अगर मैं आपको दे सकती हूँ, अगर डिस्क्रिप्शन में आप मुझे हाई लिख करके भेजते हैं लिंक पर, तो एक एक्सेल शीट में आपको ऐसी दे सकती हूँ जिसमें ये सारी चीजें आप फिल करके रख सकते हैं और अपनी वाइफ या ट्रस्टफुल पर्सन को दे सकते हैं, ताकि आपके एब्सेंस में भी पता हो कि आपकी फैमिली के पास क्या क्या एसेट है, कहाँ से कितना कवर करना है, राइट। सो एसेट इन्वेंट्री जरूर बनाएं, जैसे बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, पीपीएफ, ईपीएफ,
प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी जो है ना, इनकी करंट वैल्यूज क्या है, नॉमिनी डिटेल्स किसमें कितनी है, राइट, ये बनाए। सेकंड चीज, नॉमिनी इज कंसिस्टेंट विद विल, है ना, आपको नॉमिनेटेड पर्संस को अपनी विल में इंटेंशंस के साथ लिखना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है ताकि फैमिली डिस्प्यूट ना हो। नंबर थ्री, विल क्रिएटेड एंड अपडेटेड, आपका जो विल है वो हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, है ना, कोई भी मेंबर ऐड हुआ या गया, है ना, तो ये इसकी कॉपी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर्स के पास एंड लॉयर्स के पास होनी चाहिए। फैमिली इन्फॉर्म्ड एंड प्रिपेयर्ड, आपकी फैमिली को एनुअली मीटिंग्स कंडक्ट करनी चाहिए यदि आप HNI हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लोकेशन, ये पूरी तरीके से बताना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बैंकों में पता नहीं कितने करोड़ अनक्लेम्ड पड़े हैं, कितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज LICs में इन अनक्लेम्ड पड़ी है, जिसका लिस्ट हमें दिया जाता है कि जाओ ढूंढो और इन्हें क्लेम दिलाओ, राइट। तो ऐसा आपके परिवार के साथ भी ना हो, इसीलिए प्रॉपरली उन्हें एजुकेट करें, राइट। स्पेशल कंसीडरेशन हिंदू फैमिली के लिए क्या होनी चाहिए, जैसे HUF प्रॉपर्टी राइट, है ना। HUF प्रॉपर्टी राइट क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी। ये मिताक्षरा लॉ को फॉलो करती है मोस्ट ऑफ स्टेट्स में, है ना। तो ये को पार्टनर्स जिसमें मेल डिसेंडेंट्स होते हैं, जिनके पास बर्थ राइट होता है, जबकि फीमेल मेंबर्स गोट इक्वल राइट 2005 के बाद, फीमेल मेंबर्स यानी डॉटर्स को भी इक्वल राइट है। टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, अगर HUF आप बनाते हैं तो उसमें आपको काफी टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। नॉमिनेशन इम्पैक्ट इम्पैक्ट क्या रहता है कि HUF प्रॉपर्टी कैन नॉट बी नॉमिनेटेड, है ना, अवे फ्रॉम को पार्टनर्स, सो ओनली सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कर्ता, यानी कर्ता के जो बच्चे हैं कैन बी फ्रीली डिस्पोज, है ना। तो इसके लिए भी आप अपने CS से या लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं सोलली, राइट। एक और सबसे इंपॉर्टेंट राइट, दैट इज वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। आपके एंटाइटलमेंट्स को जानो। वुमेन्स को जो है इक्वल इनहेरिटेंस राइट है 2005 के बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। राइट टू नॉमिनेट, वुमन कैन नॉमिनेट एनीवन इन देयर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट। नंबर थ्री, मैरिड वुमेन्स राइट, मैरिड वुमेन्स मैरिज डजेंट अफेक्ट इनहेरिटेंस राइट्स इन नेटल फैमिली, यानी जहां आपका वुमेन्स का बर्थ हुआ है, डॉटर्स का, सो वुमन रिटेन को पार्सनरी राइट्स इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो। सो HUF भी क्रिएट किया हुआ है और कर्ता फादर है तो उसमें डॉटर का पूरा राइट रहता है। स्त्री धन प्रोटेक्शन, गिफ्ट्स, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी बिफोर एंड ड्यूरिंग मैरिज जो वुमन को मिलती है ना, जो वाइफ को मिलती है, वो एक्सक्लूसिवली वाइफ की है स्त्री धन प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। विडोज इनहेरिटेंस, तो विडोज गेट इक्वल शेयर विद चिल्ड्रन इन हस्बैंड्स प्रॉपर्टी अंडर क्लास 1 हैर्स। तो ये सारे कानून जो है ये वुमेन्स राइट्स के लिए बनाए गए हैं। तो कहीं भी अगर कुछ आपके साथ ऐसा है तो आप अपने कंसल्टेंट को, लॉयर को कंसल्ट करके और अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, राइट। टैक्स इम्प्लीकेशन क्या रहते हैं इनहेरिटेंस वर्सेस नॉमिनेशंस पे, तो 0% टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स जो होता है वो 0% टैक्स है करंटली इन इंडिया, बट वेल्थ टैक्स अप्लाई करता है यदि एसेट 30 लाख से अबव है, ठीक है, यानी आपको नॉमिनी के तौर पर जो मिला है उस पर 0% टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स ऑन सेल, है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स when inherited assets are sold by legal heirs, तो 20% कैपिटल गेन टैक्स लगता है। 30% इनकम टैक्स ऑन इंटरेस्ट, इनकम जनरेटेड फ्रॉम इनहेरिटेड एसेट इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ लीगल हेड्स, सो 30% टैक्स इज देयर। सो इम्पोर्टेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज सेम एज ओरिजिनल ओनर्स परचेज प्राइस, सो अफेक्टिंग कैपिटल गेन कैलकुलेशन व्हेन सोल्ड। तो इसके लिए सेक्शन 54 प्रॉपर्टीज में लगता है, और भी कई सारे सेक्शंस हैं जिसको रिव्यू करके आप अपने टैक्सेस मैनेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फॉर एस्टेट प्लानिंग क्या कर सकते हो, डिजिटल विल प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हो, है ना। तो सेवरल इंडियन स्टार्टअप्स ऐसे चल रहे हैं जो आपको डिजिटल विल प्लेटफॉर्म भी देते हैं, सिक्योर डॉक्यूमेंटेशन स्टोरेज आपको मिल जाते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एप्स मिल जाती हैं, नहीं तो आप सिंपल कन्वेंशनल फॉर्म में डायरी, विल या एक्सेल शीट तो मेंटेन कर ही सकते हो दोस्तों, राइट। रेड फ्लैग्स
यानी कब आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए? यदि आपका फैमिली स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, जैसे मल्टीपल मैरिज है, अडॉप्टेड चिल्ड्रन है ना, या एक्स्ट्रा एंगेज्ड फैमिली मेंबर्स है, तो वहां पे आप लीगल गाइडेंस ले सकते हैं फैमिली डिस्प्यूट को रोकने के लिए। नंबर टू, हाई वैल्यू एसेट। यदि आपके एस्टेट है ये 5 करोड़ से भी ऊपर है ना, जिनको प्रोफेशनल टैक्स एंड सक्सेशन प्लानिंग की जरूरत होती है, तो आप लीगल कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करने के लिए प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। बिजनेस ओनरशिप में, जैसे आपकी पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट कंपनीज हैं, या प्रोफेशनल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो उस केस में आप सक्सेशन प्लानिंग जरूर करें बियॉन्ड दी सिंपल नॉमिनेशन। तो प्रोफेशनल को वहां पे आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। इंटर रिलीजन मैरिज, यदि आपकी शादी है ना इंटर रिलीजन है, डिफरेंट सक्सेशन लॉ एप्लीकेशन अप्लाई होते हैं वहां पे, तो आपको वहां पे भी प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए दोस्तों। राइट। सक्सेस स्टोरी की मैं बात करती हूँ, प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग का। हमारी एक क्लाइंट है, डॉक्टर प्रिया मेहता, 52 एज, जो 2.5 करोड़ के वेरियस इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, है ना। इनके हस्बैंड की मृत्यु 3 साल पहले ही हो गई। ओके। और कोई विल नहीं बनाई थी। ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड इनकी जो एसेट थी, इनको प्रॉपरली डिजाइन किया गया, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, और आज की तारीख में ये अपने 2 बच्चों के साथ शांति से, पीस ऑफ माइंड से रह रही हैं। तो दोस्तों, विल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है हर बार कि आपको जो आपका है वो सब कुछ मिल ही जाएगा। राइट। तो विल जरूर क्रिएट करें। आज से आपको क्या एक्शन प्लान लेना है कि इमीडिएटली इस वीक आपको कंप्लीट एसेट इन्वेंट्री अपनी बनानी है ना, चाहे वो बैंक की है, इंश्योरेंस पॉलिसीज की है, या इन्वेस्टमेंट्स की है। नंबर टू, शॉर्ट टर्म, इस महीने क्या करना है, कंसल्ट करना है क्वालिफाइड लॉयर के साथ विल क्रिएशन के लिए। नॉमिनी डिटेल्स जहां पर भी जरूरी है अपडेट करनी है, और जॉइंट अकाउंट्स ओपन करने हैं। मीडियम टर्म का गोल, यानी 3 महीने के अंदर आपको क्या करना है, आपको विल लोकल रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर करनी है, अपनी फैमिली के साथ मीटिंग करनी है, और आपको एनुअल रिव्यूज स्टार्ट करने हैं विद योर एडवाइजर। राइट। लॉन्ग टर्म एनुअल रिव्यू, आपको हर वर्ष अपनी विल को अपडेट करना है, नॉमिनेशन अपडेट्स करने हैं, और अपने फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एजुकेट करना है, ताकि आपके बाद भी आपकी फैमिली जितनी हेल्दी, जितनी हैप्पीली जी रही है, वैसे जीती रहे दोस्तों। राइट। सो प्रोटेक्ट योर फैमिलीज फ्यूचर। याद रखें कि नॉमिनी, कलेक्टर, ट्रस्टी है, और लीगल हेयर क्या है, ये राइटफुल ओनर है, एक्सेप्ट बेनिफिशियल नॉमिनी। डॉक्यूमेंटेशन इज एवरीथिंग। प्रॉपर विल, करेक्ट नॉमिनेशन आपकी फैमिली हार्मनी एंड लीगल क्लैरिटी को बनाए रखती है। प्रोफेशनल गाइडेंस मैटर करता है ना। प्लानिंग टुडे, प्रोटेस्ट योर फैमिली टुमारो। डोंट लेट लीगल कंफ्यूजन बिकम योर फैमिलीज बर्डन। तो इसके लिए आप हम आपने एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने भी ये वीडियो आपको शेयर किया है गाइडेंस के लिए, उस एडवाइजर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एडवाइजर है ना, LIC एजेंट है, तो आप फर्स्ट QR कोड को स्कैन करके मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यदि आप कस्टमर हैं तो लास्ट QR कोड से मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये चार्ज्ड है, लेकिन आई एम नॉट सपोज टू सेल एनी प्रोडक्ट टू यू, जस्ट आई विल रिव्यू। ओके। सो आई एम गिविंग माई टाइम एंड चार्जिंग यू फॉर कंसल्टेशन। राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। याद रखिए, जानकार बने, सावधान रहें, और डिस्प्यूट से बचें। ये था हमारा आज का वीडियो। एंड डे 14 पे हम लर्न करेंगे कि कैसे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, बेल आइकन प्रेस ना किया तो कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि परिवारों को टूटने से बचाया जाए सिर्फ पैसे के कारण। और कमेंट जरूर करें कि इस इंफॉर्मेशन को आप क्या रेटिंग देंगे, और आगे आप क्या और भी सीखना चाहते हैं। राइट। तो इसी के साथ मैं भावना प्रीतवानी साइन ऑफ करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।